हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का क्लास जो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने थे हमको उस पे देखेंगे। लगभग टॉपिक आपका डेटोनेटर और इस पे कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लोजिव यूज्ड इन माइंस पे। तो अब हम उस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, राइट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल एक्चुअल क्या नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से स्ट्रीमिंग ऑफ हो गई थी, बट आई होप सो आज ना हो। तो चलिए देखते हैं। ये गेट 2016 पे आया हुआ है। मैंने आपको इसके पहले इनिशिएशन सिस्टम समझाया था, तो वही है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आपको पिछले 2 क्लास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 क्लास अगर आप जानते होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो मैंने आपको इनिशिएशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि डेटोनेटिंग फ्यूज से नोनेल और नोनेल से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। तो देखो सबसे पहला वाला ही गलत हो गया। कैसे? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर किससे इनिशिएट होता है। डिटोनेटर ये होता है आपके ब्लास्टर से, ठीक है। ब्लास्टर के हेल्प से ही ये डिटोनेट होगा, ब्लास्टर से ही होगा। नोनेल इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर को इनिशिएट नहीं कर सकता। तो इसमें गलत, नॉट पॉसिबल हो गया, आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर भी हम जाते हैं, देखो ईडी, ईडी आपको नोनेल को इनिशिएट कर सकता है, यस। नोनेल से डीएफ इनिशिएट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब ईडी से आपका डीएफ आएगा, डीएफ से नोनेल को इनिशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल सही कर सकते हैं। नोनेल डीएफ एक दूसरे से को इनिशिएट कर सकते हैं, और ईडी हर चीज को इनिशिएट कर सकता है। ईडी आ गया आपका, ईडी, डीएफ और फिर ये नोनेल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ईडी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। तो बिल्कुल बेशक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर आपका डीएफ को इनिशिएट कर सकता है। डीएफ को इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए? शॉक चाहिए, फ्लेम चाहिए। तो कोई भी डेटोनेटर से मिल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी डीएफ को इनिशिएट कर सकता है। नोनेल क्या है? एक डेटोनेटर है। नोनेल भी डीएफ को इनिशिएट कर सकता है। और नोनेल को क्या चाहिए? शॉक चाहिए। तो जो डीएफ से शॉक निकलता है वो नोनेल को इनिशिएट कर सकता है। सिंपल सा आपका आंसर है सही वाला ए, कि डेटोनेटिंग फ्यूज नोनेल को इनिशिएट करेगा, नोनेल इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नोनेल इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर किससे इनिशिएट होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टर से ही इनिशिएट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नोनेल पे ही बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। गेट 2000 में बोल रहा है कि डाउन द होल पे नोनेल को इस्तेमाल क्यों किया जाता था, किस लिए किया जाता था। देखो अवॉइड जनरेशन ऑफ डाउन द होल। याद करिए मैंने आपको डीटीएच और एसटीएल के बारे में बताया है, ठीक है। तो डाउन द होल क्या होता है? डीटीएच क्या है? डाउन द होल मतलब जो जो नोनेल जो आपके होल पे डाला गया है, ये होल के अंदर पे डाला गया है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? अवॉइड जनरेशन ऑफ एयर ओवर प्रेशर, अभी इसको छोड़ दो। प्रोवाइड प्रिसाइज डिले, खत्म करो, कोई जरूरी नहीं है। अवॉइड डिफ्लेग्रेशन ऑफ कॉलम चार्ज और रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। याद करो मैंने बताया था कि पहले हम लोग डीएफ को इस्तेमाल करते थे, याद है। जब हम लोग ये डीएफ डालते थे और आपका ये कॉलम चार्ज है, एक्सप्लोजिव है आपका ये, और ये डीएफ है, ठीक है, ये डीएफ है। तो जब डीएफ आता था तो क्या करता था, ये आपके इस एक्सप्लोजिव को, कॉलम चार्ज को, वो इतने हिस्से को बर्न कर देता था, ठीक है। यहाँ पे शब्द हुआ डिफ्लेग्रेशन। तो डिफ्लेग्रेशन में पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये होता है साउंड के स्पीड से, साउंड के स्पीड से, साउंड के स्पीड से कम बर्निंग का, ठीक है, बर्निंग का स्पीड लेस देन साउंड का स्पीड, वो कहलाता है डिफ्लेग्रेशन। तो ये वही होता है, डिफ्लेग्रेशन जलते हुए आता है और ये इस आप एक्सप्लोसिव कॉलम को क्या डीएफ खत्म कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए थे? नोनेल से, ताकि एक्सप्लोसिव का सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ये किसके केस पे? डाउन द होल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब ये बोल रहा है आइडेंटिफाई गेट 2019 में नोनेल का इस्तेमाल सरफेस कनेक्शन में। तो सरफेस मतलब एसटीएल मैंने बताया था, याद करो, सरफेस ट्रंक लाइन, ठीक है। यहाँ पे एसटीएल का इस्तेमाल नोनेल, नोनेल ही है जो, जिसे हम डीटीएच बोलते हैं अगर वो डाउन द होल हुआ तो होल के अंदर, और सरफेस में हुआ तो उसको एसटीएल बोलते हैं। है नोनेल ही, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो क्यों किया जाता है? देखो अचीव बेटर वाटर रेजिस्टेंस ओवर डेटोनेटिंग फ्यूज, ओके चलो बाद में देखेंगे, ये बात की बात है। हैव ए प्रिसाइज डिले टाइमिंग, ये बात की बात है। अब बोल रहा प्रोवाइड नॉइसलेस शॉक फ्रंट मूवमेंट,
और अवॉइड डिफ्लेग्रेशन कहाँ पे था, ये डाउन द होल में था, डीटीएच में था। ठीक है, अब याद करो मैंने बताया था आपको कि डेटोनेटिंग फ्यूज का से क्या होता था, डेटोनेटिंग फ्यूज से नॉइस बहुत जनरेट होता था। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए, नोनेल का इस्तेमाल किए। तो सरफेस में क्या होता है, प्रोवाइड नॉइस लेस शॉक फ्रंट मूवमेंट, शॉक होता है, ठीक है, याद है ना कि नोनेल जब इनिशिएट होता है तो ये एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इसके अंदर बहुत कम मात्रा पे आपका एक्सप्लोसिव होता है और इसका रेट ऑफ बर्निंग होता है 2000 मीटर पर सेकेंड। ये इतना इतना इसमें पावर होता है कि अपने बाहर वाले कोटिंग को भी तक ये आपका एक्सप्लोड नहीं कर पाता। मतलब ये इंटैक्ट मिल जाएगा आपको जब ब्लास्टिंग करेंगे, तो ये जो ये कवर देख रहे हैं ये पूरा इंटैक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हालो होगा, एक्सप्लोजिव आपका बर्न हो चुका रहेगा, बट ये कोटिंग आपका सही रहेगा। तो सोच लो जब इतना है तो फिर नॉइस कैसे करेगा, इसलिए ये आपका होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। तो याद रखिएगा सरफेस में, यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सरफेस कनेक्शन बोला है, राइट। तो सरफेस पे नॉइस के लिए और डाउन द होल के लिए डिफ्लेग्रेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है किसको किससे इनिशिएट किया जा सकता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, पहले इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट किससे मिलता है आपको, एक्सप्लोडर से, ये आ गया। सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज किससे इनिशिएट होगा, सेफ्टी फ्यूज में क्या चाहिए, फ्लेम चाहिए, राइट, याद है ना। तो मैच स्टिक से जल जाएगा आपका। अब डेटोनेटिंग फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज किससे इनिशिएट होगा, डेटोनेटिंग फ्यूज कोई भी डेटोनेटर से हो सकता है। तो ये ऑर्डिनरी डेटोनेटर, ऑर्डिनरी डेटोनेटर मतलब क्या भैया, एक साधारण सा डेटोनेटर, ठीक है। और नॉन कैपेसिटिव एक्सप्लोसिव, उसको क्या चाहिए, बूस्टर चाहिए। तो देख लीजिए अपना इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया P का 3, Q का 1, R का 4, S का 2। तो देखिए P3Q1 R4 S2, P3Q1 R4 S2, शायद ये वाला, राइट। तो ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया, कौन किसको इनिशिएट करेगा, इस पे ये पूछा है और हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिटिकल डायमीटर। याद करो मैंने एक्सप्लोसिव का क्रिटिकल डायमीटर आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। तो आप एक्सप्लोसिव क्या होता है डायमीटर, क्या बोलेगा, जब क्रिटिकल डायमीटर होता है तो आपका जो वहां पे इनिशिएट ही नहीं हो पाता है, ठीक है, वीओडी अटेंड नहीं कर पाता। तो क्या बोलते हैं, डेवलप ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, गलत। डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, गलत होता है, बट आगे देखते हैं। डेवलप मैक्सिमम, बिल्कुल गलत। ये डिफ्लेग्रेट, मतलब जो एक्चुअल वीओडी होता है वो वहां तक नहीं जा पाता है, ठीक है, क्रिटिकल डायमीटर में। ओके, केमिकल रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा, बट बहुत मतलब उसका ताकत खत्म हो चुका होता है। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेग्रेट होगा। ये डिफ्लेग्रेट आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये आपका डिफ्लेग्रेशन हो जाएगा, मतलब इनिशिएशन तो होगा बट उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाता है, वीक हो जाता है वो क्रिटिकल डायमीटर पे, राइट। चलिए और देखिए क्रिटिकल डायमीटर वाला एक जो होता है उस पे आगे देखते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन है कि आपका एक्सप्लोसिव कॉलम है, जो एक्सप्लोसिव कॉलम ये देख रहे हैं, और ये डायमीटर, ये डी और ये एल, इसके बीच एक रिलेशन होता है L/6, ये जो ये देख रहे हैं ना आप, ये होता है, इसका मतलब लेंथ, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सप्लोसिव कॉलम, और डिवाइड बाई आपका डायमीटर ऑफ होल, क्या 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जान जाइएगा। मतलब कि ये अगर ये मान लो ये 150, ये मान लो ये 60 है तो ये 10 हो, ठीक है ना, 60 डिवाइड बाई 10, ये 6 के बराबर हो या वो हो, इतना हो, तभी आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी का, ठीक। ज्यादा हो जाएगा तो आप वेस्टेज कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि डाया कितना है आपका होल का, 25 mm, राइट। मैक्सिमम अलाउबल चार्ज इन सेंटीमीटर, ठीक है, मैक्सिमम अलाउबल चार्ज लेंथ, ये L कितना होगा, तो याद करिए LD बराबर क्या है 6, राइट। L आपको जानना है, D कितना है आपके पास 25। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये mm पे है और ये आपको क्वेश्चन में पूछा cm पे, ये आपको क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा,
तो देखिएगा ये हो गया 6, तो क्या हो गया L 150। तो ये 150 ये किस पे था, ये mm में था, तो ये भी आएगा mm में। तो देखो क्या यहाँ पे सब आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 150 mm बराबर क्या होगा आपका 15 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ये, ठीक है। मतलब इतना हो जाएगा 151, आपका 15.1 नहीं हो सकता, पर अप टू 15 चलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये। अब एक अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं जो आता है एक्सप्लोजिव के बारे में। आपने देखा था एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ हम लोग देखे थे, तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव आपको बताया था। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग जिलेटाइन से देखा जाता है, ठीक है। जिलेटाइन अब तक का डेवलप्ड सबसे बड़ा एक्सप्लोजिव है, मतलब सबसे पावरफुल एक्सप्लोजिव है, इससे ही कंपैरिजन किया जाता था, ठीक है। तो अब दो शब्द आते हैं यहाँ पे, वेट और बल्क। जहां पे भी वेट आए मतलब मास, और बल्क मतलब वॉल्यूम, ये जान जाइएगा। तो अगर आपको बोला है एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये यहां देखिएगा, इसका मतलब है कि कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम हो सकता है, या जूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जूल भी हो सकता है, ठीक है, जूल पर ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम कैलोरी पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर दिया, क्यूबिक मीटर मतलब बल्क, ग्राम दिया मतलब ग्राम मतलब वेट मास, तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और अगर दो का कंपैरिजन कर दिया, जैसे रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ, तो रिलेटिव शब्द का होता है इस्तेमाल कंपैरिजन पे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये हुआ तो ये आ गया, मेरे बताने का उद्देश्य ये सब ऐसा है कि आप कहीं पे भी ये शब्द आए तो आप उस हिसाब से हमेशा इसको बना सको, ठीक है। जैसे नॉन, नॉन से बहुत सारे शब्द बनते हैं इंग्लिश में, क्लियर हुआ। तो आपको मैं बोल दूं नॉन अवेलेबिलिटी मतलब मिला नहीं, और कुछ नॉन किसी और के सामने हो गया, तो फिर बोल देंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो नॉन मतलब ना, नहीं। तो इसी टाइप से रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल होता है, रिलेटिव किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। तो अगर दो का आपका ये जैसे वॉल्यूम ऑफ N4, वॉल्यूम ऑफ TNT, ये ऐसा कर दिए, तो ये दोनों में क्या होगा, ये रिलेटिव हो गया। वॉल्यूम किस में आता है, तो रिलेटिव वॉल्यूम किस में आएगा, बल्क में, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर ये आपका हो गया मास ऑफ N4, मास ऑफ इमल्सन आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव, दोनों में कंपैरिजन हुआ, रिलेटिव मास, सॉरी रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ, ये क्लियर हुआ। इस तरह से फंडामेंटल इनके क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं टर्मिनोलॉजी पे। और देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यह है कि आप फॉर्मूला याद ही ना करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, और फॉर्मूला भी एक कॉन्सेप्ट से बना होता है, तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, क्या चीज कहां से आई, क्यों आई, किस तरह से आई। मैं आपको फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता, क्योंकि आप आज पढ़ेंगे आप कल भूल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट याद रहेगा, जीवन भर बनेगा, ठीक है। तो प्लीज कई सारे बुक्स पे फॉर्मूला वगैरह दिए हैं, तो डोंट फॉलो देम, जस्ट मेरी एक एक बात को ध्यान रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं एक एक बात पे देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ाता हूं तो मैं खुद हजारों बुक्स से लेता हूं, ठीक है, हजारों जगह मैं डाटा कलेक्ट करता हूं और आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मुझसे हट के जाएंगे तो फिर आप मेहनत बेवकूफी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं पहले उसको पढ़ो, फिर उसके बाद किसी उस पे जाइएगा, ठीक है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, बट बेवकूफी होगी, पहले मेरा पढ़ो फिर बाद में जाना, राइट। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि आपको मेरे कहने का मतलब आप 10 दिन जब पढ़ेंगे ना, तब आप कहीं जाके एक चीज सीखेंगे, और आप जो 10 मिनट देखेंगे वो आपको जीवन भर के लिए सीखेंगे, राइट। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो देखो गेट 2014 पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है वेट स्ट्रेंथ ऑफ N4
मैं इधर करता हूं, ठीक है। N4 दिया हुआ है, N4 इस 912 किलो कैलोरी पर केजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है आपका 0.8, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, वेट। वेट मतलब क्या होता है? मास, याद रखिएगा, है ना। ये किलोग्राम पे है। इसके बाद आ जाओ, वेट स्ट्रेंथ ऑफ आपका इमल्सन दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन लिख लो ऐसा, ये आपका हो गया 850 कैलोरी पर किलोग्राम। यूनिट का ही हमेशा क्वेश्चन में खेल होता है, ठीक है। तो आपको यूनिट को बहुत ध्यान देना है। अब आपसे पूछ दिया बल्क स्ट्रेंथ, क्या पूछ दिया? बल्क स्ट्रेंथ, क्या? इमल्सन का N4 से। बल्क मतलब क्या होता है, याद करिए, वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ इमल्सन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ N4। ये क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ इमल्सन पे जितना एनर्जी आएगा, वो कितना उसका रिलेशन करना है कि एक वॉल्यूम ऑफ N4 से, मतलब कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, जैसे 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ले लीजिए, तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे जितना N4 होगा और 1 क्यूबिक मीटर में जितना इमल्सन होगा, तो उन दोनों का स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करो। वेट मतलब 1 किलोग्राम N4 में कितना वेट है, 1 किलोग्राम इमल्सन में कितना वेट है, ये पूछता है। तो देखो, आपको फॉर्मूला पे जाना ही नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, भाड़ में गए सारे फॉर्मूला, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझो सिंपल सा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? मैं ले रहा हूं N4 का केस, ठीक है, और ये इमल्सन, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पे क्या दिया है? 0.8 है, यहां पे है आपका 1.2, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था, याद करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 का मतलब क्या है? 0.8 टन पर मीटर क्यूब। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 1.2 बराबर 1.2 टन मीटर क्यूब। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब में 0.8 टन आ रहा है। इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1 क्यूबिक मीटर में 1.2 टन है। हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आओ यहां पे, क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। क्वेश्चन पे दिया 912 किलो कैलोरी, किसमें? 1 केजी में, ठीक है। 1 केजी में कितना है? 912 किलो कैलोरी, ठीक। हमारे पास कितना बारूद है? 0.8 टन। तो 0.8 टन को किस में कन्वर्ट करो आप? 1000 में, तभी केजी में आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, 800 केजी हो जाएगा। अब सोचो, जब ये केजी में आया, राइट, तो 800 केजी, तो 1 केजी में आपका है 912 कैलोरी। तो 800 केजी के लिए क्या करना पड़ेगा? 912 मतलब 1 क्यूबिक मीटर में आपका, इसको मैं हटा दे रहा हूं, 1 क्यूबिक मीटर में आपका लगभग होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं 1000 इंटू 912, ये है आपका 729600। दिख रहा है? या इसको अगर मैं ऐसा यहां पे लिखूं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो 729600 इतना है। ये है किलो कैलोरी 1 क्यूबिक मीटर में। क्लियर हुआ? कैसे हुआ? 1 क्यूबिक मीटर में भाई कितना आपका मटेरियल आ रहा है, कितना बारूद आया, उस बारूद को मल्टीप्लाई कर दो, टन पे था, यही होता ना, टन पे ही होता जनरली। अगर कुछ और पे होगा तो मेंशन करेगा, नहीं तो आपको टन पर क्यूबिक मीटर ही लेना है, होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 729600 किलो कैलोरी, मतलब इतना एनर्जी है
इतना एनर्जी वहां पे मौजूद है 1 क्यूबिक मीटर में। ये किसका केस है आपका? ये एनफो का है, राइट। 1 क्यूबिक मीटर में अगर मैं यही आपका लूं किसके लिए? इमल्सन के लिए, तो फिर से इमल्सन पे समझिएगा। 1 क्यूबिक मीटर में कितना है आपका? 1.2 टन, ठीक। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना केजी होगा? 1000 केजी। अब देखो इमल्सन के केस में बोल रहा है वेट स्ट्रेंथ यहां पे दिया हुआ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, साफ लिखा हुआ 850 किलो कैलोरी पर ग्राम, पर केजी। तो 1 केजी में इतना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आप ऐसा कर दो कट, ये हो गया 1200 केजी। तो 1200 केजी पे कितना कैलोरी होगा? मल्टीप्लाई कर दो 850 से, ठीक है। तो 100 इंटू 850, तो ये आपका आ गया 102, 1 2 3 4 बार 0, ठीक है। ये आपका आ गया किलो कैलोरी। ये कितने पे है आपका? 1 क्यूबिक मीटर पे। कितने पे? 1 क्यूबिक मीटर में। ये हुआ, देखो इसके 1 क्यूबिक मीटर में इतना है एनफो के, यहां पे 1 क्यूबिक मीटर में कितना है? इतना है। तो बल्क स्ट्रेंथ, क्या क्वेश्चन पूछा? बल्क स्ट्रेंथ ऑफ द इमल्सन एक्सप्लोसिव रिलेटिव टू एनफो। तो जिसको पहले पूछता है इमल्सन एक्सप्लोसिव रिलेटिव से, किससे? एनफो से। तो जिससे रिलेटिव करता है वो हमेशा नीचे होता है, यहां पे देखिएगा। ये क्लियर है ना? वेट तो वॉल्यूम ऑफ इनपुट। तो देखो हम लोग यहाँ इसको देखिएगा, बल्क का मतलब वॉल्यूम ऑफ इमल्सन, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे मैं 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनफो। इसमें आपका कितना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक। कितना होगा? तो देखो इसके 1 क्यूबिक मीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.8। हम कुछ इस तरह से निकाले कि नहीं निकाले? इसके 1 क्यूबिक मीटर, ये 1 क्यूबिक मीटर में इतना है जो ये मैं किया, इसके 1 क्यूबिक मीटर में इतना है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 1000 इंटू 850। फिर से देखिएगा मैंने 1000 क्यों किया था? क्योंकि मैं इसको टन पे माना हूँ, ये टन लिया हूँ, यहाँ पे टन लिया हूँ, क्लियर हुआ? इसलिए तो जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? डिवाइड करिएगा, 102 4 टाइम्स 0 72960, ये आपका आ जाएगा 139, 1.398, ठीक है। ये आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब यहाँ बोला परसेंट पे, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 139.8% आ गया। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है टन पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में इतना टन मटेरियल है। क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 1 केजी पे इतना एनर्जी है, कैलोरी मतलब एनर्जी। आपके पास टोटल कितना मटेरियल है? तो 1 क्यूबिक मीटर में इतना मटेरियल है, टोटल की एनर्जी निकाल लो, दोनों की टोटल की एनर्जी निकाल लो, 1 क्यूबिक मीटर में डिवाइड कर दो। बल्क स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्यूबिक मीटर में, खेल खत्म। इसमें आपको क्या याद रखना पड़ा क्या फॉर्मूला? नहीं, आपको फॉर्मूला बहुत सारा मिलेगा, वो बहुत कुछ कुछ वो मल्टीप्लाई कर देता है स्ट्रेंथ का, क्या क्या करता है मैं नहीं जानता, ठीक है। तो उनसे मैं आपको अवॉइड कराना चाहता हूं। आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर जीवन में कभी भी होगा ये सवाल आप बना ले जाएंगे। आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं, बुक की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो गेट 2014 में पूछा, 17 में भी यही पूछा। क्या पूछता है कि बोल दिया एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डेंसिटी अब बूस्टर दिया हुआ है, इन्फो दिया हुआ है। बूस्टर का कितना है? 680। इसका डेंसिटी दिया हुआ है, बोल रहा रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ मतलब वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पे, तो मैं इसको 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ले लूं। किसका रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ है? बूस्टर। बूस्टर तो ऊपर में आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बूस्टर में कितना एनर्जी है? 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ किस पे? एनफो में कितना है? तो फिर से वही केस है, इसका मतलब क्या है? 1.22 ग्राम पर सीसी, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है?
1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आपका है 1.25 ग्राम। तो बूस्टर का देखो 1 ग्राम में कितना एनर्जी है 680, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 1.25 इंटू, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.25 ग्राम है, तो 680 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 1 क्यूबिक मीटर 1 सीसी में। तो देखो क्यूबिक मीटर हटा दो, जो दिया है आपको उसी से पूछना है, तो सीसी कर दो, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इसके बाद आ जाओ 912, जो आपका ये किसका है आपका, ये बूस्टर का था। सेम आ जाओ एनफो पे, एनफो का बोल रहा है 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब पे आपका है 0.81 ग्राम आता है, राइट। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो आपको 1 ग्राम का एनर्जी है 912, तो 0.81 में क्या हो जाएगा 912, ये कर दिए। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप यहाँ पे ला सकते हैं इसको, जस्ट वैल्यू पुट करिए। 1 सीसी वॉल्यूम ऑफ बूस्टर क्या है आपका, ये 1 सीसी वॉल्यूम ऑफ इनपो आपका है, ये वैल्यू पुट करिए 1.25 इंटू 680 डिवाइड बाई 0.81 इंटू 912, क्लियर हुआ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.15, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। देखो क्या हमको इसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ा, नहीं, हम लोग बहुत सिंपली से बना लिए। हमको बस ये देखना है कि भाई बल्क मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहे आप क्यूबिक मीटर लो, सेंटीमीटर पर क्यूबिक लो, चाहे कुछ लो, यूनिट एक ही होना चाहिए, बस कन्वर्ट कर दो। डेंसिटी आपका काम कर देगा। देखो यहाँ पे ग्राम पर सीसी दिया था इसलिए मैंने ये लिया, और नहीं देता तो इसको क्या ले लेते टन पर क्यूबिक मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको फंडा समझाया था, याद करिएगा अपने फर्स्ट क्लास साइड पे ही, क्लियर हुआ। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आता है इम्पीडेंस करके, तो मैं आपको पहले इम्पीडेंस शब्द का मतलब समझाता हूँ। इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस टाइप का, ठीक है, कि मतलब कितना एनर्जी हम एक दूसरे पे करते हैं। तो इम्पीडेंस बराबर होता है वीओडी इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो जैसे एक्सप्लोजिव है, तो एक्सप्लोजिव का इंसिडेंस अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, वीओडी ऑफ एक्सप्लोजिव इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं रॉक का, तो रॉक में वेव्स ट्रेवल करेगा तो पी वेव होता है उस पर, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये पी वेव क्या है, जब मैं रॉक मैकेनिक्स की क्लास लूंगा तो मैं इसको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। बस ये जान जाइए कि ये एक वेव है जो रॉक पे ट्रेवल करती है, ठीक है, ब्लास्टिंग के बाद पे। ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ रॉक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपका इम्पीडेंस जो है ये ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे इम्पीडेंस के लिए तो इसको अगर मैं मानूं वीओडी ऑफ एक्सप्लोजिव वीई इंटू रो जो आपका है एक्सप्लोजिव का बराबर होना चाहिए, हमको कोशिश करना है वी ऑफ रॉक इंटू रो आर, ये बराबर हो, तब आपका टोटल प्रॉपर एनर्जी एक्सप्लोजिव का एनर्जी रॉक के ब्रेकेज पे आएगा, राइट। मैं थोड़ा इसमें ज्यादा डेप्थ हो जा रहा हूँ, रॉक के ब्रेकेज पे आएगा। पर आपको एक काम ये करना है इस पे रॉक के ब्रेकेज पे, देखो ये तो आपके बस में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है, ये तो आपके बस पे है ना। एक्सप्लोजिव के कैरेक्टरिस्टिक्स को तो आप चेंज कर सकते हो, रॉक तो भाई बना हुआ है जमीन पे, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से आप डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप वेलोसिटी चुनिए, वीओडी चुनिए आपका एक्सप्लोजिव का, उसका डेंसिटी करिए एडजस्ट करने के लिए, ताकि प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक इमल्सन एक्सप्लोजिव जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, एक्सप्लोजिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दिया हुआ है आपका, ठीक है। और बोल रहा है पी वेव ऑफ रॉक, आयरन ओर का, आयरन ओर फॉर्मेशन का पी वेव मतलब ये वीओडी, ये 3000 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 3.2, ठीक। आपको बोल रहा है इंपीडेंस रेशियो, तो देखो इंपीडेंस ऑफ एक्सप्लोजिव हुआ ये, इंपीडेंस ऑफ रॉक, तो रेशियो मतलब इंपीडेंस ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइड बाय इंपीडेंस ऑफ
रॉक ये दे दिया आपको 0.5, ये क्लियर हो गया, यहां दे दिया है। अब बोल रहा है वीओडी ऑफ एक्सप्लोजिव, ये पूछ दिया। तो आपको मैं ये थोड़ा सा ना मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूं, वीओडी ऑफ एक्सप्लोजिव, ठीक है। यहां पे आइए, तो देखो ये सब दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं तो इम्पिडेंस ऑफ एक्सप्लोजिव क्या होगा, वीओडी इंटू रो आपका क्या दिया होगा 1.25 एक्सप्लोजिव का 1.25, इम्पिडेंस ऑफ रॉक आपका क्या है ये है, तो पी वेव आपका दिया हुआ 3000 और डेंसिटी ऑफ रॉक कितना 3.2 बराबर हो गया आपका 0.5, ठीक। तो वीओडी बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो वीओडी ऑफ एक्सप्लोजिव आ जाएगा 3840, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बस इंपिडेंस करना है, हो गया। इंपिडेंस बराबर क्या होता है, वीओडी इंटू डेंसिटी। जो एक्सप्लोजिव के लिए अगर पूछ रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, एक्सप्लोजिव के लिए तो एक्सप्लोजिव का वीओडी, एक्सप्लोजिव का डेंसिटी, रॉक के लिए तो एक्सप्लोजिव का ये सॉरी रॉक के लिए तो रॉक का डेंसिटी, रॉक में जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड, दोनों का रेशियो बोल दिया तो हम लोग डिवाइड कर दिए 0.5 आ गया। रिलेटिव रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जनरली है ये। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं यूजी माइंस का, ठीक है। तो ये सॉलिड ब्लास्टिंग आया, तो सॉलिड ब्लास्टिंग क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात तो सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है, या होता क्या है पहले ये देखते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है, पहले जमाने पे क्या होता था कि जब हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइंस पे जब हम लोग काम करते थे, ये कुछ आपका ऐसा फेस होता था, तो यहाँ पे ऐसे कट प्रोवाइड करते थे मशीन के थ्रू से, ठीक है, मशीन से ऐसे कट कर लाते थे। मशीन ये आपका पूरा कोयला कट करता था और फ्री फेस बनाता था मशीन से कट किया करके, और तब उसको ब्लास्टिंग की जाती थी होल करके, ठीक है। तो बहुत टेडियस प्रोसेस था, मशीन आपको मिली नहीं मिली तो इसका आपका क्या होता था कि आपका एडवांस रेट भी बहुत कम होता था कि भाई एडवांसिंग कैसे होगा, क्योंकि एक मशीन 10 जगह आपका है, ब्रेक डाउन हो गया तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो फिर उस केस पे क्या किया गया कि होल को ड्रिल करके किया गया। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या बोला, डेवलपमेंट गैलरी पे कोल कैन बी ब्लास्टेड विदाउट गिविंग एन अंडरकट। पहले अंडरकट क्या किया जाता था, जैसे ये आपका फेस है तो यहाँ पे मशीन के थ्रू काट दिया जाता था ये पूरा हिस्सा, क्लियर हुआ, मशीन से। और फिर मशीन से अंडरकट हुआ तो फ्री फेस हो गया। अब बोलेंगे कि सर ये फ्री फेस आप बार बार बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो फ्री फेस जैसे आपका ये फेस है, ठीक है, ये आपका फेस है मान लो, या ये आपका फेस है माइंस में, इसके बाद ये कोयला है पूरा, ये पूरा कोयला है। जब आप यहाँ पे ड्रिल करेंगे तो किस साइड की ओर आएगा, ब्लास्ट करेंगे तो ये इस साइड है ना, मतलब जहां पे मूवमेंट कर सके सामने की ओर। तो जहां पे एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के बाद जहां पे मटेरियल मूव कर सकता है वो सारे एरिया को फ्री फेस बोला जाता है। जैसे मान लो मैं सरफेस माइन पे लूं, ठीक है, तो सरफेस माइन में ये वाला हिस्सा यहाँ पे हाई वॉल है, मतलब इधर दीवार खड़ी है, बेंच स्लोप है, ठीक है, ये है, यहाँ पे आपका मटेरियल रखा हुआ है ब्लास्टिंग का, यहाँ पे भी हाई वॉल है, ठीक, इधर भी हाई वॉल है। तो एक्सप्लोसिव आपका कहाँ जाएगा, मान लो यहाँ कुछ नहीं तो इधर जा सकता है और एक ऊपर आसमान की ओर जा सकता है। तो दो फ्री फेस हो गए। आसमान वाले को जनरली फ्री फेस नहीं करते क्योंकि एक्सप्लोसिव आसमान में जाएगा ही क्यों, वो एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से आता है। बट मेनली फ्री फेस आपका वो हिस्सा हो गया जहाँ पे वो खाली जगह है। तो जब ब्लास्टिंग करेंगे तो एक्सप्लोसिव इस फ्री फेस पे जाएगा, ठीक है, जहाँ पे खाली है, इधर नहीं जाएगा पैक्ड वाले में। और या तो अगर ये भी पैक हो गया तो वो फिर एक्सप्लोसिव आपके ऊपर की ओर जाएगा। तो जहां पे वो मूव कर सकता है उसको क्या कहा जाता है, फ्री फेस। तो पहली बात, इसमें मशीन की जरूरत नहीं होती तो हम अंडरकट नहीं देते। इसमें से P5 टाइप का ही एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। याद करो मैंने आपको परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव बताया था, ठीक है। और इस पे दो कट होता है, वेज कट फॉलो कर सकते हैं या फैन कट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वेज कट ही किया जाता है, फैन कट बहुत खास कंडीशन पे किया जाता है। और सॉलिड ब्लास्टिंग आप अपने मन से नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है DGMS से, रिटर्न परमिशन,
तब आप सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे और सारे कंडीशन उस पर गवर्न होते हैं। तो जो मैं ये सब कुछ ले रहा हूँ यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ, ये जनरली डीजीएमएस कंडीशन देता है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। ये सारे कंडीशन उस पर होते हैं, फिर भी हम उसको अभी पढ़ते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया कि सॉलिड ब्लास्टिंग मशीन की अंडरकट नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है और P5 एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, वेज कट या फेन कट, ज्यादातर मोस्टली आपका वेज कट किया जाता है इस्तेमाल, ठीक है। अब डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किए, तो डिले डेटोनेटर का भी एक उद्देश्य है। देखो सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या होता है, जैसे मैं ये 4 होल ले लिया, आप समझिएगा, है ना। 13 होल का ब्लास्टिंग है, तो इसको कुछ इस तरह से ऐसा इनिशिएट किया जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ये हो गया 0 0 1 2 3, ये आपके 13 होल का ब्लास्टिंग है वेज कट का, किस पे, सॉलिड ब्लास्टिंग पे। तो बोलता है नॉन इंसेंडिव डिले डेटोनेटर। तो सबसे पहला शब्द है नॉन इंसेंडिव, का मतलब क्या होता है सर? तो नॉन इंसेंडिव का मतलब वो, जब मैं इसको इनिशिएट करूं तो ये मेथेन या फायर डैम एक्सप्लोजन या कोल डस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है, दोनों का एक्सप्लोजन ना करे। क्लियर? तो वो डेटोनेटर जिसमें इतनी ताकत ना हो कि फायर डैम एक्सप्लोजन या कोल डस्ट एक्सप्लोजन ना करे, वो हो गया आपका नॉन इंसेंडिव डिले डेटोनेटर, ठीक है। ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड में होता है मैक्सिमम डिले पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सॉर्ट ऑफ होल इन डिग्री एंड 1 एंड 2 150 मिली सेकेंड। अब देखो यहाँ पे बोला 150 मिली सेकेंड, तो देखो जब क्या होगा आपका, ये जो मैं होल बनाया हूं, तो इसको पहले कैसे करते हैं, पहले ये 3 फूटेगा, फिर उसके बाद ये इनिशिएट होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये इनिशिएट होगा, फिर ये इनिशिएट होगा, ठीक है। तो कितना हुआ, इसको 0 मानते हैं, ये जनरली विथआउट डिले में इनिशिएट होता है पहला होल, 0 1 2 3। तो मतलब कि इसका ये है कि अगर आप 4 कर रहे हैं ना, एक ये 1 2 3 4, पर ये डिले है, ठीक है, या इसको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो मैं इसको बना देता हूं। एक ये 1 पहले पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। तो जब चौथा राउंड का होल फूटे और ये पहला फूटे, तो यहां तक टोटल 150 मिली सेकेंड पे इसका ब्लास्टिंग हो जाना चाहिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर 150 मिली सेकेंड क्यों? याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि टाइम वाला कॉन्सेप्ट। अगर सपोज मान लो जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, वहां पे आपका फायर डैम्प है, ठीक है, आप जितने अगर बहुत कम सेकंड अगर आप ब्लास्टिंग करेंगे, मतलब आपका जो फ्लेम है अगर वो 1 सेकंड रहा तो फायर डैम को इनिशिएट कर सकता है, बट 1 सेकंड का अगर वो 5000वां सेकंड हिस्से पे रहा वो, तो क्या इनिशिएट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए आपका जो मिली सेकेंड डिले होता है उसको कम रखा जाता है, ताकि वो फायर डैम को इनिशिएट ना कर सके, फायर डैम एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। अब देखो, अब जब डिग्री 3 में पहुंच गए तो वहां पे तो फायर डैम ज्यादा होगा, डिग्री 2 और 1 में हो सकता है, ठीक है, पर डिग्री 3 में ज्यादा है ही, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, 100 मिली सेकेंड। मतलब जब ये आपका ये जो राउंड का ब्लास्टिंग होगा, ठीक है, ये वाला जो है, ये जो है आपका, राइट, ये जो आप ब्लास्टिंग देख रहे हैं, तो ये 1 से लेके 4 आपका 100 मिली सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब इस पे आ गया नया, ठीक है, इस पे एक और कंडीशन है कि मैं इसको हटा देता हूं, ये आपका आ गया, बोल रहा है कि डिले बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव होल विथ डिफरेंट डिले नंबर। जैसे मान लो ये होल इनिशिएट हुआ, इसके बाद कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये, तो ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिले 60 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर एक बार आपने ब्लास्टिंग की तो उसके बाद अगले होल का जो सीरीज का ब्लास्टिंग होगा वो 60 मिली सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला तो फर्स्ट एंड लास्ट कितना 150 मिली सेकेंड पे, ठीक, और फर्स्ट एंड नेक्स्ट कितना 60 मिली सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए किया गया, वही सेम कारण है कि भाई अगर आप ज्यादा डिले दे देंगे तो ऑब्वियसली आपका सारा ब्लास्टिंग लेट पे होगा, इससे क्या फायर डैम का ब्लास्टिंग होने का चांस होगा। ठीक, तो ये खेल खत्म हो गया। अब ये अगला आपको पूछ बोल दे रहा है कि जो आपका दो डिले जो में अलग अलग इनिशिएट हो रहे हैं, जैसे ये एक डिले हुआ आपका, राइट, और एक ये हुआ, एक ये दो, ये जो देख रहे हैं एक और दो, तो ये इसका होल जो एक डिले का होल है और ये सेकंड डिले का जो होल है, इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस 0.6 हो। यहाँ भी हर होल के बीच डिस्टेंस 0.6 मिनिमम हो। अब ये 0.6 मिनिमम क्यों बोला गया, क्योंकि जब ये फर्स्ट वाला इनिशिएट हो तो अगर ये पास पे ही होगा तो इसको ब्रेक कर देगा। भाई ये जब एक्सप्लोजन होगा तो इस हिस्से को फोड़ेगा मान लो, तो अगर ये यहाँ पे हो गया तो ये तो ब्रेक हो गया, कट हो गया, तो आपका ब्लास्टिंग तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए इनकी दूरी मिनिमम 0.6 रखा गया। ठीक है, और ये कैसे आया, वो लोग बार बार ब्लास्टिंग का प्रैक्टिस करते रहते हैं कि 0.6 में रखे तो कितना क्या ब्रेक हुआ नहीं हुआ, 0.5 में रखे हुआ कि नहीं हुआ, 0.4 में ब्रेक हो गया, अरे तो फिर 0.5 करो, ब्रेक हो गया, चलो 0.6 सेफ्टी के लिए रख देते हैं। तो ये बार बार रिग्रेशन करने से आता है, और वहां से लोग डिटरमाइन किए कि 0.6 मीटर मिनिमम होना चाहिए, वो भी कहाँ, एंड में। जैसे मान लो ड्रिलिंग हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, ठीक है, और आप ऐसा होल कर दिए, कुछ इस तरह से इंक्लाइन कर दिए, ये तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 0.6 तो है, ये फेस है मान लो, बट यहाँ पे कितने होगा, ये 0.3 हो गए। जब ये इनिशिएट होगा तो ये इसको भी खत्म कर देगा, तो ये होल ब्लास्ट होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ से आपका एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये हो गया आपका मिसफायर, और ये आपके लिए क्या है, खतरा है। क्लियर हो गया। और अगर आप डिग्री 1 में यूज कर रहे हैं तो एक होल पे, ये जो एक होल होता है फेस पे, एक होल होता है जो ये फेस पे, ये एक होल हुआ मान लो, तो इस पे 1000 ग्राम मतलब 1 kg आप डिग्री 1 में डाल सकते हैं, और डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के लिए 565 है। जनरली डिग्री 3 में भी 565 ही डाला जाता है, राइट। ये हो गया आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का केस। क्लियर हो गया। मैं जो ये आपको बताया हूं इसका एक एक शब्द से क्वेश्चन बनता है और पूछा जा सकता है, नहीं पूछेगा तो एज ए माइनिंग इंजीनियर दिस थिंग्स आर मस्ट, आपको पता होना चाहिए। और एयर क्वांटिटी कितना चाहिए इसके लिए, मिनिमम 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, ये एलवीसी में चाहिए, फेस में चाहिए, ठीक है। जैसे डिग्री 1 है तो आउट बाई ऑफ फेस, मतलब फेस की बाहर की ओर मिनिमम 284 होना चाहिए, और डिग्री सेकंड एंड थर्ड में फेस में मिनिमम 284 हो, नहीं तो ब्लास्टिंग नहीं कर सकते आप। ये क्यों, ताकि इतना एयर क्वांटिटी होगा तो कम से कम जो मेथेन निकल रहा है, ठीक है, मेथेन जो निकल रहा है उसको ये क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके। डाइल्यूट करेगा तो क्या होगा, मेथेन जो आपका एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना रहा था वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव मिक्सचर से बाहर हो जाएगा। मान लो मेथेन अगर 5.4 है, इतना एयर क्वांटिटी जब हम लोग भेज देंगे तो ये 5.4 घट के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं। तो ये सब प्रिकॉशन लेके आपको ये सारे कंडीशन बताए जाते हैं। तो इसके एक एक शब्द से क्वेश्चन है, बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, इसको देखिएगा। मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, राइट, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा सेंड करूंगा, तो ये आपको देखना है। ओके, अब अगला आया होगा, सर आप तो ये बोल रहे थे ये वेज कट फैन कट बोले, ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं माइनिंग पे। देखो डिफरेंट पैटर्न इन माइंस, ड्रिलिंग पैटर्न इन माइंस, बहुत सारे आपकी आवश्यकता के अनुसार और डिपेंड अपॉन हमारे नीड, पहला तो नीड और रॉक का नेचर, नेचर ऑफ रॉक है ना, इस और नेचर ऑफ रॉक और नीड के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ड्रिलिंग पैटर्न करते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आपका कट। देखो
पिरामिड कट क्या होता है? पिरामिड कट ये है, ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप होल कर रहे हैं तो ये होल अंदर की ओर करेंगे, ये होल अंदर की ओर करेंगे, यहाँ एक होल ऐसा अंदर की ओर करेंगे, ये होल ऐसा करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से पिरामिड शेप बनाएगा जब आप देखेंगे तो। जब इसको आप ऐसा इधर से ऐसा व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होल बनेगा, इसके पीछे एक और होल है ये वाला, और ये होल, तो ये आपको पिरामिड शेप दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्री फेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये किस पे यूज होता है, हार्ड रॉक ऑफ मास में। ठीक, किस पे, हार्ड रॉक पे। और जो जो भी ये इंक्लाइन होल होते हैं, ये जान रखिएगा, इंक्लाइन होल में पुल नहीं मिलता। ये किस तरह से हो रहा है, तिरछा होल किया जा रहा है अंदर की ओर। ठीक है, आप दोनों अपने हाथ को जोड़ लो, पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड कुछ इस तरह से बनता है ना, पिरामिड का शेप कैसा है, कौन टाइप का, इस तरह का। तो इस पिरामिड को जस्ट टिल्ट कर दीजिए ऐसा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अगर टिल्ट करूं तो ये पिरामिड ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये एंगल और इस एंगल पे होल करना पड़ेगा। ठीक, और अगर सामने से करना है तो इस एंगल पे एक होल जा रहा, एक इस एंगल पे होल जा रहा, तो ये पिरामिड कट होता है। क्लियर हुआ? अब आ गया आपका वेज कट। ठीक, ये वेज कट आ गया। तो वेज कट पे क्या होता है, जैसे पिरामिड पे 4 होल किए गए, तो वेज कट पे आपका, जैसे ये आप कर रहे हैं ड्रिलिंग, तो दो जो होल होते हैं, ये सिर्फ 2 होल, वेज मतलब क्या होता है, एक नुकीला टाइप से बनाना। ठीक है, तो ये 2 इंक्लाइन पे होते हैं और ये मिनिमम 45 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी, लेस देन 45। ठीक, ये लेस देन 45, ये 45 आप बोलेंगे सर 45 क्यों रखा गया। मान लो अगर मैं 60-60 रख देता इसको और ड्रिल करूंगा तो एक दूसरे को काट देंगे, और जब ब्लास्टिंग होगा तो ये मिसफायर हो जाएगा, इसलिए 45 रखा गया, ये 45 से भी कम। ठीक है, लेस देन 45, ये भी लेस देन 45। ठीक, ताकि ये यहाँ यहाँ मिले ना, नहीं तो ब्लास्टिंग में अगर एक्सप्लोजिव चार्ज एक ही जगह हो गया तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ब्लास्टिंग ढंग की हो नहीं पाएगी, मिसफायर हो जाएगा। तो ये वेज कट होता है। वेज कट किस पे होता है, इन पे सबसे फायदा क्या है, वेज कट पे फ्री फेस मिलता है। तो अब फ्री फेस कैसे होगा, आप ये देखिएगा, मैं आपको जो पैटर्न बनाया था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले ये होल फूटेगा, राइट, ये आपका रूफ है, ये आपका साइड है, ये भी साइड है, आप यहां से खड़े होकर ड्रिल किए हैं, तो आपका फ्री फेस किस साइड हो गया, इस साइड हो गया, दिस इज योर फ्री फेस। बट इस पे क्या होता है, पहले आपका ये वाला हिस्सा इनिशिएट होगा, तो देखो जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये टुकड़ा टूट जाएगा, तो यहाँ पे जब ब्लास्ट हो गया तो इस हिस्से पे, अब जब ये अगला राउंड ब्लास्ट होगा तो ये सामने की ओर जाएगा और ये इधर की ओर भी आएगा, तो ये यही इनिशिएट हो जाएगा, तो इसको फ्री फेस मिल गया। जब ये फूट गया सब कुछ, राइट, तो अब ये हिस्सा इसको फ्री फेस मिल गया, सामने तो ऑलरेडी है, अब ये यहाँ पे भी उसको फ्री फेस मिल गया, तो जब ये हिस्सा फूटेगा तो अब उसको कौन कौन सा फ्री फेस मिल गया, अब नीचे की ओर भी मिल गया, साइड की ओर भी मिल गया, तो फिर ये इनिशिएट होगा तो ये फ्री फेस देते जाएंगे एक दूसरे को। क्लियर हुआ कि फ्री फेस किस तरह से काम होता है। तो वेज कट पे क्या होता है, फ्री फेस के कारण आपको लिस्ट अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव लगता है, सबसे अच्छा फायदा ये है। पर हाँ, ये क्या है, इंक्लाइन होल है, इसलिए इस पे सबसे कम एडवांस मिलता है फेस का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका वेज कट हो गया, मैं भी डायग्राम बताऊंगा इसका। जैसे ये देखो, मैंने आपको जो बताया, ये आपका वेज कट है, देखो ये वेज बन रहा है किनारे पे जाके। ठीक है, ये वेज बना, ये वेज बना, देखो पिरामिड पे क्या हो रहा है, ये पिरामिड बन रहा है, राइट। अब यहां पे आगे देखो, संपर्स ईजर्स ट्रिमर, संपर्क को बोला जाता है और कट होल। तो पहला होल, जैसे मैं जो ये ब्लास्टिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 13 होल का पैटर्न है। ठीक है, ये बना दिया मैं, तो जो ये पहला होल मैं इनिशिएट कर रहा हूं, तो ये कहलाता है कट होल, जो फ्री फेस देता है। ठीक है, फ्री फेस प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद जो ये होल होंगे, ये जो 2 होल होंगे और ये मान लो,
तो जो दो होते हैं ये आपके ब्लास्टिंग के दायरा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो ये कहलाता है ईजर्स, ईजर, ईजर्स, ठीक है। नेक्स्ट होल आफ्टर कट होल। और ट्रिमर होता है जो आपका फाइनल शेप देता है। तो जो ये जो दो होल देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो दो होल, यही आपको ये पर्टिकुलर शेप देंगे, कॉर्नर के होल। तो ये जो कॉर्नर के होल कहलाते हैं ट्रिमर कहलाते हैं, कॉर्नर होल, ठीक है। जैसे इस पे देखिए ये वेज कट बनाया है, तो देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो गोला है वो कट होल है, और जो इस टाइप से दिख रहा है वो ईजर्स है, और जो प्लस है वो ट्रिमर है। तो देखो किनारे वाले को क्या बोल दिया, ये ट्रिमर जो शेप दे रहा है ट्रिमर हो गया, शेप देने वाला ट्रिमर, ठीक है। अब देखो जो ये साइड पे है, जो थोड़ा दायरा बढ़ा रहा है ब्लास्टिंग का, ये है ईजर्स, और जो ये फ्री फेस दे रहा है ये है आपका कट होल। तो ये बहुत बार ये पूछा भी जाता है। यहाँ पे भी देखो, ये देखो किनारे में क्या हुआ ट्रिमर, साइड पे क्या हुआ ये सब ईजर्स, और ये बीच वाले हो गए यहाँ पे कट होल, कट होल, ईजर्स, ट्रिमर। ये क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरह से होता है, राइट। अब देखो ये ड्रैग कट है एक, और एक कोरोमंड कट है। दिस इज फॉर कोरोमंड कट। मैं आपको अभी बताऊंगा इसको आके, ठीक है, क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया ड्रैग कट, और आ गया नेक्स्ट फैन कट। तो ड्रैग कट और फैन कट क्या होता है, देखो आपको ये ब्लास्टिंग करना है, ठीक। अगर आपको ये ब्लास्टिंग करना है कुछ इस टाइप से, तो क्या किया जाता है, मैं आपको बेसिकली एक फंक्शन बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी गैलरी है, ठीक, ये आपका कोल फेस है। यहां जो देख रहे हैं आप आगे पे, यहां पे एक मशीन है आपका गेट इन बॉक्स, या यहां पे आपका बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर है या कोई स्ट्रक्चर है। जब आप वेज कट करेंगे ना तो सारा एक्सप्लोसिव कुछ इधर की ओर आएगा, ऐसा आता है, और आपके इस स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, राइट। तो इस केस पे क्या किया जाता है, इस केस पे आपका इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहां पे क्या करते हैं, कुछ इस तरह से एक्सप्लोसिव को इनिशिएट किया जाता है, मतलब वो यहां से फ्री फेस देगा, कुछ ऐसा। तो जब फर्स्ट लाइन हुआ, फर्स्ट लाइन इनिशिएट हुआ, फर्स्ट लाइन जब इनिशिएट होगा तो आपको कुछ यहां पे फ्री फेस मिल गया, तो एक्सप्लोसिव यहां ना जाके वो यहीं रह गया। मतलब समझ में आया। देखिए फिर से एक बार बनाता हूं। ये डायग्राम नहीं हो रहा ढंग से, ये कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। अगर ये फ्री फेस यहीं मिल जाएगा तो एक्सप्लोसिव यहां गिरेगा, ब्लास्टिंग वाला मटेरियल यहां गिरेगा, फिर अगला वाला यहां गिरेगा, ऐसा गिरेगा, इधर की ओर थ्रो नहीं होगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है बच गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल किया जाता है ताकि आपका वो सामने की ओर ना आए। तो इसको क्या पंखा को बोलते हैं, तो ये कहां से आया, हम लोग बोलते थे पंखा घुमा दिए, घुमा दो उस साइड, पलट दो उस साइड, वहां से आया ये फैन कट का नाम, ड्रैग कट का नाम, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सेम है कि, और ये ड्रैग कट क्या होता है, ड्रैग कट आप कुछ इस तरह समझिए। ड्रैग कट पे क्या होगा, पहला वाला होल थोड़ा इंक्लाइन होगा, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा उससे कम इंक्लाइन होगा, फिर उसके बाद ये थोड़ा कम इंक्लाइन, और ऊपर वाला स्ट्रेट। ये किस पे आता है आपका, ये ड्रैग कट पे। किस पे, ड्रैग कट पे। अगर मैं हॉरिजेंटली मानूं इसको, अगर हॉरिजेंटली ड्रिल कर रहा हूं, तो ये पहला वाला, ये जो पहला वाला ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये सीधा होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल होता है, सॉरी वर्टिकली होता है ये। और अगर ये हॉरिजेंटली हुआ, हॉरिजेंटली हुआ
यही पैटर्न तो ये फैन कट कहला जाता है, और अगर वर्टिकली हुआ तो ड्रैग कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटली कैसा होता है। हॉरिजेंटली अगर मैं लूं तो ये एक होल ऐसा आएगा, फिर बाकी इसके सारे होल, ये पहले एक होल सीधा हो गया, अब ये कुछ ऐसे इंक्लाइन होल आते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक होल हो गया आपका, फिर ये होल ऐसा इंक्लाइन होता जाएगा। ये आपका इस फैन कट पे आ गया, और ये ड्रैग कट पे आ गया। ड्रैग कट पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आपका क्रैक्स है, ये कुछ ऐसा क्रैक्स है, तो हम उस क्रैक्स के अलोंग ड्रिल करते हैं ताकि आपका ब्लास्टिंग अच्छा हो सके। और सारी कहानियां हैं किस लिए क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। फैन कट आपका ये सारा हार्ड ग्राउंड पे नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? आपको लग रहा होगा सर ये हॉरिजेंटल वाला समझ में नहीं आया, तो क्या करते, देखो ये एक होल कर दिया आपने, ठीक है, तो ये पहले इनिशिएट होगा, यहां से आपको क्या मिल गया, फ्री फेस मिल गया इनिशिएट होने के बाद। फिर इसके बाद ये जब एक कर दिए, दो कर दिए, तीन कर दिए, तो फर्स्ट में ये हो जाएगा 2 3 4, ये जब इनिशिएट हुआ तो आपको यहाँ पे फ्री फेस मिल गया। इसके बाद ये जब आया तो फ्री फेस मिला, मतलब खाली जगह, तो जब ब्लास्टिंग दूसरा नंबर का जब ये ब्लास्ट होगा तो इस खाली जगह पे जाएगा, तीसरा नंबर ब्लास्ट होगा तो इस खाली जगह पे जाएगा, चौथा नंबर ब्लास्ट होगा तो इस खाली जगह पे जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब कि आप नीचे की ओर से एंगल तिरछा कर रहे हैं, यहां से ऐसा जाके ये ऐसा जा रहा है, ये आपका किस पे होगा, वर्टिकल पे हो गया। और हॉरिजेंटल के केस पे क्या होगा, हॉरिजेंटल केस में आप ये एक नीचे किए और अब ये सीधा ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का। क्लियर हुआ? ये आपका कट्स है, राइट। बाकी ये सारा कहानी है, पढ़ सकते हैं। बर्न कट, अब देखो अब तक जितना भी हम लोग पढ़े ना वो सब एंगल ड्रिलिंग थे, किसी एंगल पे ड्रिल हो रहे थे। क्या वेज कट, और ये वेज कट पढ़ा, पिरामिड कट पढ़े हम लोग, ठीक है, और इसके बाद क्या पढ़े, फैन कट, ड्रैग कट, ये सब एक एंगल पे थे, तो ये एंगल ड्रिल। इसके बाद आता बर्न कट और कॉर्नर कट। तो ये सारे कट क्या होते हैं, फेस के पैरेलल होते हैं। जैसे फेस है तो फेस से एकदम स्ट्रेट पैरेलल होंगे, सीधा सीधा फ्लोर के सीधे पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये बर्न कट होता है। और बर्न कट वगैरह क्या होता है, डायरेक्ट पैरेलल होल एट राइट एंगल टू द फेस, दिख रहा? ओके। और ये कहां पे होता है कि ये आपका हार्ड पे भी कर सकते हैं, बाकी सारे अपने फैन एंड कट हार्ड पे नहीं होता था, पर ये हार्ड ग्राउंड पे किया जा सकता है। देखो सीधा हो रहा है तो इस पे एडवांस भी क्या मिलेगा आपको, हाई होगा। ठीक, विथ के हिसाब से नहीं हो पाए, जितना विथ है उतना होल कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, देखो सीधा होल अगर आपको करना हो तो कोई भी कर लेगा, बट जब एंगल पे होल करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, तो इस पे कम समय लगता है। ठीक है, और साइज भी पुल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि होल आपका ज्यादा दूर तक हुआ है, एक्सप्लोसिव ज्यादा दूर तक है, तो आपका पुल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, मजदूर इसमें आपको क्या चाहिए, हाँ मतलब कोई ज्यादा स्किल भी नहीं चाहिए, बस बोल दो सीधा मारो, मार के आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आया अगर कोरोमन कट, तो कोरोमन कट हम लोग यूज नहीं करते, ये टनल में यूज होता है ज्यादातर जनरली। तो कोरोमन कट पे क्या होता है, दो होल करते हैं ऐसा, पर पहले एक होल किया गया, फिर एक होल इसको ओवरलैप होते तक करते हैं। तो ये कैसा दिखेगा आपका फाइनली, जब ऐसा शेप होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इसके आजू बाजू 6 होल किए जाते हैं, ये कुछ इस टाइप पे। और इनका एक फिक्स डिस्टेंस होता है, यहां से एक डिस्टेंस होगा, यहां से एक डिस्टेंस, ये सब देखा जाता है ताकि आपका एक्सप्लोसिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो। और इस होल को आपको छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे एक्सप्लोसिव डाला जाता है, इस पे कोई एक्सप्लोसिव नहीं डालते, नो एक्सप्लोसिव। ये कोरोमन कट है। इस पे क्या होता है, ये भी पैरेलल होल होता है राइट एंगल टू फेस। इस पे सबसे ज्यादा क्या होता है, एडवांस मिलता है, पर सबसे ज्यादा एडवांस मिलता है। तो जो भी पैरेलल होल होंगे उस पे हमेशा एडवांस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे कोरोमन कट, ये देख लो, ये क्वेश्चन पे देखो, मैं आपको ये बताया था, ये 2 होल हुआ, सबका एक डिस्टेंस होता है, ये साइंटिफिकली किया जाता है, ये सब आप आसानी से नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, खांचा होता है जनरली। कोरोमन कट हो गया तो खांचा बना देते हैं और उसके हिसाब से ड्रिल करते हैं। और ये देखो मैं जो आपको ड्रैग कट बता रहा था, ये ड्रैग कट कुछ ऐसा, देखो इंक्लिनेशन इसका बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर हो रहा है, सबसे पहले हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आपका ड्रैग कट है।
राइट। और यही अगर फैन कट होगा तो ये एक सीधा हो जाएगा ऐसा, ये 1 2 3 4, क्लियर। पहले ये फूटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से आपका चलता है। तो ये सारे कट्स हैं, कट्स पे भी क्वेश्चन आता है। देखो 2016 में पूछा हुआ है, पैरेलल होल राइट एंगल टू द फेस और सम होल अनचार्ज होता है, किस पैटर्न पे है। तो ये आपका है, देखो ड्रैग कट क्या है, एंगल है। वेज कट क्या है, एंगल है। पिरामिड कट क्या है, एंगल है। बर्न कट में मैं आपको बताया था सीधा रहता है, राइट है। और ये अनचार्ज क्यों बोलता है, अनचार्ज होल होता है आपका फ्री फेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि और अच्छा ब्लास्टिंग हो और आपको क्या मिले, पुल ज्यादा मिले, ठीक। तो इसलिए किया जाता। तो आंसर क्या हो गया आपका इसका, बर्न कट। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड माइन के ब्लास्टिंग का लगभग सब कुछ हो गया। अब ब्लास्टिंग के बाद क्या क्या समस्याएं होती हैं वो देखते हैं। तो ब्लास्टिंग के बाद जो समस्याएं होती हैं तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। एक ब्लोन आउट शॉट होता है, सॉरी ये ब्लोन आउट शॉट। तो ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, जब आप ये होल कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये होल किया, इस पे हमने ये एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज डाला है, ठीक। इसका उद्देश्य है कि वो इस साइड को ब्रेक करे, बट किसी कारणवश जो आपका कार्ट्रिज है ये बाहर आ जाता है, आपके फ्री फेस एरिया पे आ जाता है, ठीक है। ब्लोन आउट हिंदी में इसको जनरली बोला जाता है फूंक देना, ठीक है। जैसे हम लोग घर पे फटाका वगैरह यूज करते हैं, याद है, अभी दीपावली का समय आ रहा है, वो चक्री जलाएंगे, देखना, अगर ये मैं लक्ष्मी बम या कुछ भी यूज कर रहा हूँ तो वो सामने की ओर चला जाता, फूटता नहीं है। तो बस कुछ वैसे ही होता ब्लोन आउट। आपका जो एक्सप्लोजिव है वो सामने की ओर फूंक दिया, उसकी एनर्जी सामने की ओर चली गई, वो पीछे ब्रेक नहीं किया। ये क्यों होता है, इनएडुकेट स्टेमिंग, या तो आपने ओवर चार्जिंग कर दिया, अंडर चार्जिंग कर दिया, या दो कार्ट्रिज के बीच पे होल पे गैप आ गया यहाँ पे, तो ये इस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए तो ये फेंक दिया, ठीक है। ये सब होता है। अब इसके बाद आप लोग अंडरग्राउंड माइंस तो जाएंगे ही जाएंगे, या कभी जाना होगा। तो आप जब जाएंगे तो आप लोग फेस को देखिएगा, जब फेस पे आप ब्लास्टिंग करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कि जो ये होल हुआ है पहले, ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये जो होल हुआ था यहाँ तक, तो जब इसको ब्रेक होना चाहिए तो यहाँ तक होना चाहिए, पर ब्लास्टिंग के बाद वो यहाँ तक नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, वो कुछ ऐसा ब्रेक होता है और यहाँ पे होल का टुकड़ा छूटा होता है। आप देखिएगा ड्रिल होल दिखता रहता है, तो जो ड्रिल होल पूरा जो उसको ब्लास्ट होना था वो ना हुआ, वो ऐसा बन गया, ठीक है। मतलब रिमेनिंग ऑफ ड्रिल होल बचा हुआ है। अब उसमें बारूद हो ना हो हम नहीं कह सकते, एक्सप्लोजिव है या नहीं है। मतलब कि अगर आपको 100 सेंटीमीटर तक फूटना था तो वो 85 सेंटीमीटर ही इनिशिएट हुआ, ये 15 सेंटीमीटर होल आपका बचा हुआ है, ये इतना एक्सप्लोड हो गया, ये 15 सेंटीमीटर आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर होल जो ड्रिल होल का बचा हुआ है ये कहलाएगा सॉकेट, ठीक है। सॉकेट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि क्यों होता है, दो कॉर्टेज के बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा, क्लीनिंग नहीं करेंगे, या ब्लोन आउट शॉर्ट हो जाएगा तो एक्सप्लोजिव पूरा होल पे इनिशिएट नहीं हो पाया तो सॉकेट क्रिएट कर देगा। डिले डिटोनेटर्स के कारण होता है, एक होल दूसरे होल को कट कर देता है, या दोनों पास पास हो गए तो कट हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि सॉकेट अगर है आपको दिख रहा है उसमें एक्सप्लोजिव है कि नहीं है अलग बात है, फिर भी इसको ऐसे मिसफायर ट्रीट करना है। अगर उसमें एक्सप्लोजिव हुआ तो पहले चेक करना है, फिर उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ब्लास्टिंग के लिए जाना है, राइट। अब आ गया कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि देखो ये एक्सप्लोजिव है, इस पे डाला जाता है डिटोनेटर, तो जो डिटोनेटर को डाला गया यहाँ पे तो ये बोलता कट ऑफ मतलब प्राइमर। देखो 3 होल होते हैं, एक होल में 3 एक्सप्लोजिव डाला जाता है, 1 2 3, ठीक है। तो जिसमें डेटोनेटर डाला जाता है उसको बोलते हैं प्राइमर, ठीक है। तो क्या होता है जो प्राइमर ही हट जाए आपका, जिसमें डेटोनेटर के साथ है वो हट जाए,
कैसे हट जाए वो, अगर निकल जाए, जैसे मान लो एक दो होल, ये मैं होल ब्लास्ट किया, ये होल में जब ब्लास्ट किया तो ये होल के कारण ये यहाँ पे भी इनिशिएट हो गया, तो ये होल जैसे एक में होना था ये दो में होने थे, जब ये होल ब्लास्ट हुआ तो इसके कारण यहाँ तक आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, हट गया ग्राउंड मूवमेंट के कारण, ठीक है, सर्किट से ही हट गया। तो अगली बार ब्लास्ट क्या होगा, सिर्फ इतना होगा, और ये होगा क्या, नहीं, ये बारूद, ये एक्सप्लोसिव क्या होगा, लाइव होगा, इस पे डेटोनेटर लगा होगा, तो ये कहलाता कट ऑफ, मतलब कट जाना, वो अपने ब्लास्टिंग से ही हट गया, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, जब आप पास पास पे ड्रिल कर दें, ड्रिल लेस देन 60 सेंटीमीटर, याद करो, इसीलिए सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या बोला है कि मिनिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी कहानियां लिखी हैं, पढ़ सकते हैं। फ्री फेस तो आपने जान ही लिया, मैं आपको बता दिया हूँ। फ्री फेस क्या होता है, एक्सपोज कोल और रॉक सरफेस, जहां एक्सप्लोसिव चार्ज है वो ब्रेक करके आ सके, मूवमेंट कर सके। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारी गैलरी है, तो जब ये यहाँ पे आप जब एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगा, ये इधर की ओर ही थ्रो होगा, तो फ्री फेस हुआ इसका ये, ठीक है। मतलब आप जहां, अगर आप मान लो सपोज आप एक ड्रिलर है और जहां से आप ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, ब्लास्टिंग करने के लिए, तो आप वहीं खड़े कर होकर कर रहे हैं ना जहाँ पे फ्री एरिया है, आजू बाजू आपके क्या वॉल है, साइड है, कोयले की साइड होंगी, पिलर्स का साइड होगा, ऊपर रूफ होगा, नीचे फ्लोर होगा, राइट। तो आप जहां खड़े वही खाली जगह है, तो खाली जगह को कहा जाता है फ्री फेस। ये क्लियर हो गया, राइट। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और ये आपको जानना चाहिए। अब अगला आ गया मिस फायर। तो मिस फायर मतलब क्या, कि बारूद आपका, एक्सप्लोजिव आपका छूट गया, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव आपका छूट गया कैसे, आपने क्या किया, देखो मैं आपको अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग का थोड़ा सा एक बता दूं। जैसे ये पैटर्न आप जो देख रहे हैं, मैं इसको लेता हूं मान लो, तो ये ऐसा चार बना दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपके लिए। तो क्या होता है, यहां से एक प्लस आता है, या सॉरी, ये यहां से एक प्लस आएगा, वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए, फिर ये यहाँ पे आएगा, ऐसा कनेक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये इसको कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ से एक वायर ऐसा आता है माइनस, ये जो ये प्लस है ये माइनस है, इसको एक्सप्लोडर के प्लस और माइनस से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, राइट। जब इनको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जाएगा, इस डेटोनेटर पे इलेक्ट्रिसिटी देगा, इलेक्ट्रिसिटी का डेटोनेटर इनिशिएट होगा, फिर वो कार्टेज जो आप बारूद डालें स्लरी एक्सप्लोसिव का, वो इनिशिएट होता है, फिर इनको जीरो, सबका एक ही डिले है तो ये एक साथ फूट जाएगा, चारों फ्री फेस बनाएगा, फिर ये 1, ये 2 मान लो, तो फिर 25 मिली सेकेंड, याद करो 0 1 2, इन हर के बीच में 25 मिली सेकेंड का गैप होता है हमारे जनरली इंडिया पे, अदरवाइज मैन्युफैक्चर आपको बताएगा कि इनके बीच का डिले कितना है, हम लोग जनरली 25 लेते हैं। तो ये अगर जीरो तुरंत फूटा, ये फ्री फेस बनाया, तो इसके 25 मिली सेकेंड बाद ये रो आपका इनिशिएट हो जाएगा, आप देख रहे हैं, फिर उसके अगले 25 बाद ये, ठीक। तो मान लो जब हम लोग ये सप्लाई कर दिए और यहीं पे केबल कट गया, तो क्या इनिशिएट होगा, नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, मिस फायर, ठीक है। या मान लो ये जो कनेक्शन यहाँ का था दो होल के बीच, ये कनेक्शन हट गया और ये इनिशिएट हो गया, ये बाकी नहीं हो पाया, ये सब जिंदा है, तो ये क्या कहलाएगा, मिस फायर, ठीक है। सॉकेट को भी मिस फायर ट्रीट करते हैं अगर उसमें एक्सप्लोसिव है तो, मतलब कुछ भी हो, मिस फायर तो हर चीज है, ठीक है। मिस फायर कैन बी एवरीथिंग, बट सॉकेट कांट बी, जरूरी नहीं कि हर सॉकेट मिस फायर भी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मिस फायर मतलब वहां इनिशिएट ही नहीं हो पाया, बारूद आपका रखा हुआ है, सॉकेट ड्रिल होल का एक मात्रा था जो नहीं फूट पाया, हो सकता है उसमें एक्सप्लोसिव हो, बट नहीं है तो भी वो सॉकेट है, ठीक। और जब ये मिसफायर हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी हटा देना है, ठीक है, केबल हटा देना है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, एक माइंस पे घटना हुई, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप कल के दिन आप एक इंचार्ज बनेंगे, शिफ्ट इंचार्ज होंगे। तो एक माइंस पे क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे, ठीक है, ये उन्होंने ये सबको कनेक्ट किया, ये वायर लेके आए यहाँ इनिशिएट करने के लिए, एक्सप्लोडर से जोड़ने के लिए, ठीक है।
ये रामलाल था यहाँ पे, ये श्यामलाल था। अब रामलाल का श्यामलाल से दुश्मनी था, तो क्या बोला जानबूझ के, जो श्यामलाल था सरदार था, क्या था, एक माइनिंग सरदार था, वो इनिशिएट किया, बोला यार वो चाबी घुमाया नहीं, एक्सप्लोडर का की ऑन ही नहीं किया वो, और बोला कि ये इनिशिएट नहीं हो रहा है, चाहो तुम चेक करके जाओ। तो जब भी आप चेक करने जाओ या कुछ भी करने जाओ, तो ये केबल जो है ना, केबल को अपने हाथ में रख लो, क्या कर लो, केबल हटा दो। मान लो धोखे से अगर चालू हो गया तो आप तो निपट जाओगे, तो केबल हटा लेना है। तो रामलाल सोचा कि यार क्या होगा, जाता हूँ चेक करता हूँ। श्यामलाल, एक व्यक्ति चला गया अंदर, अब इसके साथ दूसरे व्यक्ति जो आपका एक्सप्लोडर रखा था सरदार, इसकी इसके साथ दुश्मनी थी, तो जैसे ही चेक करने के लिए गया, ये बटन चालू कर दिया, और जो बंदा चेक करने के लिए गया था वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ठीक है, तो आप इस कहानी से समझिए कि आपको केबल अपने हाथ में ले लेना है, दिस इज मस्ट। हमेशा कनेक्शन मिस फायर हो तो भी हटा दो, मतलब आप सोचो किसी का गलत हो गया, गलत नहीं हुआ इंटेंशन, फिर भी अगर इनिशिएट हो गए तो आप तो निपट जाओगे ना। सबसे पहले मिस फायर में क्या करना है आपको, केबल डिस्कनेक्ट कर लेना है, साथ में शॉर्ट करना बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका एक्सप्लोजिव डेटोनेटर का तार है, तो ये दो तारों को ये शॉर्ट कर दो, दोनों को मिला दो ऐसा। ठीक है, जैसे दो वायर हैं, तो दोनों को ऐसा मिला दो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसको शॉर्ट करना बोलते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दो तो शॉर्ट हो जाएगा। कोई को फ्लो होने के लिए क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा इन तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, नहीं होगी। तो ये मिस फायर ट्रीट करने का तरीका है, राइट। चलिए अब अगला देखते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट इनिशिएशन और इनवर्स इनिशिएशन। तो डायरेक्ट मतलब क्या, देखो अगर आप, ये होल है आपका, ठीक है, ये आपने कार्टिज डाला है होल पे, और एक कोई कार्टिज होता है जिसमें डेटोनेटर डालते हैं, अगर वो सबसे पहले पे है, ठीक है, सबसे पहले आपने अगर डाल दिया डेटोनेटर में, तो ये क्या होगा, ये यहां से आया इनिशिएट किया, ये अंदर की ओर जाएगा, ये इनिशिएट होगा, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये अंदर की ओर, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट। और यही अगर आप जो जिसपे आपका प्राइमिंग कॉर्टेज है, जिसपे आपने डेटोनेटर डाला, वो सबसे पीछे हो, तो ये इधर के हिस्से को फोड़ेगा, फिर इसके बाद इधर बाहर की ओर आएगा, मतलब अंदर से बाहर, अंदर से बाहर हो गया मतलब इनवर्स, और बाहर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो डायरेक्ट। ठीक है, और अब देखो सबसे क्या होता है कि डायरेक्ट में क्या है, मान लो अगर डायरेक्ट यहाँ इनिशिएट हो गया और ये यहीं से ऐसे निकल गया, तो ये दो एक्सप्लोसिव कार्टेज आपके इनिशिएट नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्ट इनिशिएशन में डर भी रहता है कि आपका पूरा कॉलम ब्लास्टिंग हो पाएगा कि नहीं। पर नेक्स्ट इस पे देखो, आ गए इनडायरेक्ट पे। तो इनडायरेक्ट पे क्या होता है, जैसे ये आपका फेस है, ठीक है, ये आपने होल कर दिया, क्या पता कि यहाँ पे मेथेन है, CH4 है कोयले के अंदर। ठीक है, जब ये यहीं पे इनिशिएट होगा, तो ये तो इधर मेथेन पे अगर आग लगा दिया तो गड़बड़ है, तो इसका भी खतरा होता है। तो क्या होगा, ये वाला जलेगा, यहाँ अगर मेथेन को इनिशिएट कर दिया तो सब स्वाहा हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत वाला काम होता है। इसलिए जब भी आप लोग अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो मेथेन का कॉन्सेंट्रेशन अंडरग्राउंड माइंस पे देखा जाता है, ठीक है, तभी ब्लास्टिंग की जाती है। तो ये आपका डायरेक्ट इनिशिएशन, इनवर्स इनिशिएशन। डायरेक्ट क्या है, प्राइमिंग कॉर्टेज। प्राइमिंग कॉर्टेज मतलब वो कॉर्टेज जिसपे डेटोनेटर डाला गया हो, ठीक है। अगर वो सामने पे ही है और उसके बाद कार्टिज है तो डायरेक्ट, और वो अंदर की ओर है, उसके पहले कार्टिज है, फिर स्टेमिंग मटेरियल है, तो वो क्या हो गया, इनवर्स। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए अब हमको देखना है वाइब्रेशन लिमिट इन ब्लास्टिंग। ये ओसी का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओसी पे, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ ओसी पे, आप जब भी देखेंगे ओसी पे, तो वाइब्रेशन के लिए बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम लोग फिलहाल खुद ही फेस कर रहे हैं, हम लोग गांव के पास में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, आपको वाइब्रेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो जब भी आप ब्लास्टिंग करेंगे ना, तो क्या पता चले कि आप गांव के पास ब्लास्टिंग कर रहे हैं
वाइब्रेशन से किसी गरीब का घर गिर गया, राइट, या मान लो आप ताजमहल के पास ही ब्लास्टिंग कर दिए, ताजमहल पे क्रैक आ गया, किसी का मंदिर है, मंदिर पे क्रैक आ गया। तो एज ए माइनिंग इंजीनियर यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर नेचर आल्सो, लोगों के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, डीजीएमएस पीपीवी डिसाइड किया है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक। तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी डिसाइड किया है कि इतना होना चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो देखो आपका पीक पार्टिकल वेलोसिटी किस में मेजर किया जाता है, mm पर सेकेंड पे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये आपका घर है, ये घर ऐसा था, जब हमने ब्लास्टिंग किया तो यहाँ पे ऐसे लहरें आती हैं, ठीक है, वेव्स आता है ब्लास्टिंग करने के बाद। तो जो ये आपका घर था, ये घर कुछ ऐसा ऊपर उठ गया, पहले घर था ऐसा, लहर आई, तो उसके बाद ये घर आपका कुछ ऐसा हो गया लहर के कारण। तो जो ये डिस्टेंस ये मूव किया, इसको देखा जाता है mm पे, और कितने हिस्से पे हुआ, सेकंड में हुआ कि मिली सेकंड पे हुआ, तो mm पर सेकंड आपका होता है पीक पार्टिकल वेलोसिटी। ये बात क्लियर हुआ। तो दिस इज योर पीक पार्टिकल वेलोसिटी। अब डीजीएमएस बोलता है कि 8 हर्ट्ज 825 और 25 हर्ट्ज से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी होगी ब्लास्टिंग की, देखो भाई जो भी कोई वेव चल रहा है तो एक फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन सेकेंड, राइट। तो उसमें बोलता है कि डोमेस्टिक हाउस जो ऑनर को नहीं बिलोंग करता, 5, 10, 15, अगर इंडस्ट्रियल हाउस है, कच्चा हाउस है ये, ठीक है, कच्चा हाउस मतलब बहुत सेंसिटिव है, ठीक, जो ऑनर को नहीं बिलोंग करता, घर में रहने वाले को, तो वो 8 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो 5 पीपीवी से नहीं आना चाहिए, मतलब 5 mm से ज्यादा वो ब्लास्टिंग के कारण मूव ना हो। पता नहीं चलता है हम लोगों को, ठीक है, बट ये 5 mm मूव हो जाता है ब्लास्टिंग के कारण उस समय। और ये क्या है, 8 से 25 से 10 और 25 हर्ट्ज से 15। सेम इंडस्ट्रियल के लिए 10, 20, 25। इंडस्ट्रियल पे क्या होता है, आरसीसी होता है, थोड़े स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं तो चल सकता है, ये टिक जाएगा। पर कच्चा हाउस पे अगर ज्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए कम है। अब जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब ताजमहल, मंदिर अंदिर, तो उसके लिए और कम, 2, 5, 10। क्यों, क्योंकि ये पुराने जमाने के बने होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग होते हैं बट ड्यू टू बहुत सारे समय के वजह से, बहुत सारे मार, समय का मार, मौसम झेलने की वजह से ये वीक हो चुके रहते हैं, इनको ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत होती है, इनको ज्यादा सहज के रखने की जरूरत होती है, इसलिए डीजीएमएस ने इसको कम किया गया। और अगर हमारे लिए है, खुद का ऑनर का है, तो 10, 15, 25, 15, 25, 50। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, आपको इसको याद करना है, ठीक, इसको क्या करना है, याद करना है। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे एक एक शब्द में आंसर होता है, याद करिएगा। इसको बस सुनना है, समझना है। मैं अगर एक एक चीज भी बोल रहा हूँ तो उस पे क्वेश्चन बना होगा, इसलिए मैं वो सारी चीजें बोल रहा हूँ, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 8 हर्ट्स है, तो आप देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 8 हर्ट्स मतलब 1 सेकंड में वो 8 बार ऐसा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, ये घर 1 सेकंड में 8 बार हुआ है। और अगर 25 हर्ट्स बोलूं तो 1 सेकंड में वो चीज 25 बार ऊपर नीचे हुई है। तो अगर मैं 1 सेकंड में आपको 8 बार ऊपर नीचे करूं और 1 सेकंड में आपको 25 बार ऊपर नीचे करूं, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा, 25 सेकंड में होगा। तो एक हिसाब से 25 हर्ट्स में सबसे ज्यादा होना चाहिए था खतरा, तो 25 हर्ट्स में बोला कि भैया ज्यादा पीपीवी चल सकता है, देखो। और कम वाले में बोल रहा है कि 5, 10, 2, 10, 15 ये हो सकता है, कम होना चाहिए, कम हर्ट्स में। अगर मैं आपको 1 सेकंड में 25 बार हिलाऊं और आपको 1 सेकंड में 8 बार हिलाऊं, तो किसमें ज्यादा आपको चलेगा, 25 बार में अगर ज्यादा उठा पटकूं ऊपर तो डैमेज तो इस पे होगा ना, 25 सेकंड में होगा ना, 25 बार हिलाने उठाने बैठाने पे, राइट। ये ऐसा क्यों किया गया, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए व्हाई। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि देखो हमारा जो, देखो 25 में हाई है और कम हर्ट्स में ज्यादा, कम रखना है। 25 हर्ट्स में होगा तो ज्यादा चल जाएगा आपका पीपीवी, पर कम हर्ट्स में
आपको कम ही रखना है। क्यों? ये तो देखो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ भी लो फ्रीक्वेंसी 1 to 4 हर्ट्ज के आसपास क्या करता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है अर्थ का, ये मूव होता रहता है हमारा अर्थ, इसी पे हमारा क्या है, बिल्डिंग है। अगर, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, अर्थ क्या लो फ्रीक्वेंसी पे रहता है, ठीक है, ये रेजोनेट होता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। और अगर उसी समय ब्लास्टिंग हो गया लो फ्रीक्वेंसी पे ही, ये जनरली किस पे, 1 से 4 फ्रीक्वेंसी के आसपास होता है, ठीक है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी, अगर आपको ब्लास्ट हुआ वो भी 1 से 8 हर्ट्ज के आसपास हो गया, तो ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और सुपर इम्पोजिशन के कारण, जैसे ये वेव ऐसा जा रहा था, ये वेव ऐसा जा रहा है, देखो जैसे एक घर है, ये ऐसा हुआ एक वेव के कारण, ठीक है, तो ये यहां से 1 सेंटीमीटर उठा मान लो, और उसी के साथ एक दूसरा वेव भी ऐसा जा रहा है, तो दोनों का देखो, एक वेव ऐसा गया, एक वेव ऐसा गया, जब ये दोनों मिलेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा पता है, ऐसा हो जाएगा दोनों वेव के कारण। तो जो ये घर यहां था वो यहां पहुंच जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम आना चाहिए, ये इसका आंसर है। आप कभी गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अर्थ हमारा लो फ्रीक्वेंसी पे रहता है, ब्लास्टिंग भी अगर लो फ्रीक्वेंसी का हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, उसके कारण से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके स्ट्रक्चर को। ये क्लियर हुआ? इसलिए आपका वाइब्रेशन लिमिट ऐसा होता है। क्या आप सोचो कि आपके मन में पहले कभी डाउट नहीं आया? नहीं आया तो या तो आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, और बस, और क्या है, या तो आप सोचे नहीं कभी इस तरह से। तो ये आंसर है, ठीक है। और ये अच्छे अच्छे माइनिंग इंजीनियर नहीं जानते, जस्ट ट्रस्ट मी। आप लोग जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, हजारों साल करोड़ों साल जॉब करने के बाद भी लोग नहीं जानते हैं। सो आप लोग ये सारी चीजें जान रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। चलिए अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो देखो ग्राउंड वाइब्रेशन कैसे किया जाता है, कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये एक होल है, ये 2 होल है, ये 3 होल है, सब में 1 टन बारूद डाल दिया मैं, और इन तीनों को एक साथ इनिशिएट कर रहा हूं। तो एक साथ कितना टन इनिशिएट हुआ, 3 टन बारूद अगर फूटेगा तो भाई ऑब्वियसली ज्यादा बारूद फूटेगा, तो वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि एक समय में सिर्फ यही एक ही इनिशिएट हो, एक समय पे क्या इनिशिएट हो, सिर्फ यही एक होल इनिशिएट हो। पहले ये हो 0 सेकंड में, उसके बाद 25 मिली सेकंड पे डिटोनेटर डिले दे दिया, फिर 25 मिली सेकंड पे, तो पहले ये इनिशिएट हो, फिर ये हो, फिर ये हो। अब एक बार में देखो, तो एक बार में कितना फूट रहा है, 1 टन फूट रहा है। अगली बार में भी एक बार में 1 टन फूटा, नेक्स्ट बार में 1 टन एक्सप्लोजिव फूटा। पहले केस में क्या था, एक साथ 3 टन हो गया, ठीक है। अब एक बार में 1 टन हो गया। तो यहां पे आता है कॉन्सेप्ट चार्ज पर डिले का, ठीक है। तो ये यही है कि देखो पहले एक साथ मैंने इनिशिएट किया तो एक बार में कितना हुआ, 3 टन हुआ, पर जब मैं अलग अलग कर रहा हूं तो एट ए टाइम कितना इनिशिएट हो रहा है, तो वो हो गया 1, तो ये 1 टन हो गया, ठीक है। पहले कितना था, सब एक साथ फूट गया तो 3 टन, और एट ए टाइम में एक कितना हुआ, 1 टन, तो मैक्सिमम को लिया जाता है। अब मैं आपको अगला बताता हूं, चार्ज पर डिले का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ये आपका होल है, आपने यहां तक, ये एसएमई है, बारूद है, ये मान लो आपका 500 केजी है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेमिंग कर दिया, इसको डेकिंग कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉलम को देना। फिर यहाँ पे मैंने बारूद डाल दिया, यहाँ पे 400 केजी है, मैंने यहाँ पे एक डेटोनेटर डाला, यहाँ पे एक, फिर एक अगला डेटोनेटर डाला यहाँ पे एक, और मैंने इस होल को इनिशिएट किया। तो पूरे होल में कितना बारूद है, 900 केजी।
ये वाला आपका फूट रहा 0 मिली सेकेंड पे, ये वाला इनिशिएट होगा 25 मिली सेकेंड बाद। ठीक है, तो एट ए टाइम जब मैं इनिशिएट करूंगा तो पहले ये इनिशिएट करता हूं नीचे वाला, तो एट ए टाइम एक बार में कितना एक्सप्लोसिव इनिशिएट होगा 500 केजी। ठीक, इसके बाद आपका कितना होगा 400 केजी। तो देखो सबसे ज्यादा एक होल में है भली 900 केजी, पर चार्ज पर डिले मतलब एक डेटोनेटर के इस्तेमाल से कितना एक्सप्लोसिव इनिशिएट हो रहा है, 500 हुआ 400 हुआ, तो हमको क्या देखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले लेते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग कंट्रोल करने के लिए, तो ये कितना 500 है। देखो 900 का अगर इनिशिएट करता ज्यादा वाइब्रेशन आता, तो हम दो सेपरेट सेपरेट डिले दे दिए, तो एक बार में 500 केजी फूटेगा, एक बार में 400 केजी फूटेगा। तो क्लियर हुआ, मतलब जितना आप एक्सप्लोजिव को कम कर सकें, कम एक्सप्लोजिव को जितना इनिशिएट करें उतना वाइब्रेशन आपका कंट्रोल होगा। तो चार्ज पर डिले का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको अगर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम से समस्या से जूझ रहे हैं, आप चार्ज पर डिले कम कर दीजिए, आसानी से आपका वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चार्ज पर डिले कम करने के लिए आपको डिले डेटोनेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन में ब्लास्ट डिजाइन का क्लास लूंगा, ठीक है, तो उस पर बताऊंगा कि आपको कैसे ब्लास्ट डिजाइन करते हैं। और ये एडुकेट चार्ज पर डिले हो गया, आपको तो पता ही है। डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशन भी सही है कि भाई फ्री फेस सेट की ओर आप डायरेक्शन से इनिशिएट करिए। मान लो जहां पे फ्री फेस नहीं है तो वाइब्रेशन आपका अलग से पैदा करेगा, फ्री फेस पे चला जाएगा तो सारा वाइब्रेशन किस ओर टिल्ट हो गया, फ्री फेस की ओर। तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे आपका वाइब्रेशन नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका फ्री फेस है, ये हाई वाला इधर साइड गांव है, 1 2 3 4 5 6, अगर आप इधर से इनिशिएट करेंगे तो सारा मटेरियल इधर चला जाएगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम यहां से इनिशिएट कर दिए तो सारा वाइब्रेशन किधर की ओर आ जाएगा, ये बिल्डिंग की ओर आ जाएगा। तो ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशन। ठीक है, अब जो ये आपका ग्राउंड वाइब्रेशन डिटरमाइन किया जाता है इस फॉर्मूला से। v है आपका पीक पार्टिकल वेलोसिटी, k एंड e है साइड कांस्टेंट, d है ब्लास्ट से हम लोग इसको वाइब्रेशन को नापते हैं जहां पे आप खड़े हैं वहां पे। ठीक है, उस पर्टिकुलर जैसे यहाँ ब्लास्ट हो रहा है तो वहां से आप जहाँ वाइब्रोमीटर आता है इस पे इंस्टाटेल वगैरह का, तो उससे इसका वाइब्रेशन नापा जाता है। तो जहां पे आप नापना चाह रहे हैं उसकी दूरी होती है d, और Q है आपका चार्ज पर डिले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहानी दी हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ में आता है कि स्केल डिस्टेंस, स्केल डिस्टेंस को बोला जाता है SD। तो जो ये आप देख रहे हैं ना D/Q, इसको स्केल डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको V बराबर K, यहाँ पे दे सकते हैं आप SD स्केल डिस्टेंस। ठीक है, ये E हो जाएगा। कई बार इसको ऐसा अंडर रूट भी दे दिया जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, गेट 2015 में आया था। ये बोल रहा है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पैटर्न बना दिया है 1 1 1 1 2 2 2 2, मतलब ये चारों होल एक साथ ब्लास्ट होंगे। ठीक, उसके बाद डिले है 25 मिलीसेकंड का, फिर उसके बाद दूसरे नंबर में ये चारों होल एक साथ ब्लास्ट होंगे। अब बोल रहा है कि पहले नंबर वाले में 500 केजी है, मतलब चार होल एक साथ ब्लास्ट होंगे तो कितना हुआ 500 इंटू ये आपका हो गया 2000 केजी एक बार में। दूसरे में है 475, तो 4 इंटू 475, तो ये 475 क्या हो जाएगा इंटू 4, 1900 केजी। ठीक है, तो चार होल आपका 1900 केजी का हो गया, चार होल आपका 2000 केजी का हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले पे क्या होगा 2000, याद रखिएगा। ये आपको ऐसा कैलकुलेट करना है, राइट, ये बताने के लिए कि चार्ज पर डिले क्यू क्या हो जाएगा 2000। ठीक, अब बोल रहा है ए और बी में ब्लास्टिंग, ए और बी में ये मेजरमेंट कर रहा है। ए से बी का डिस्टेंस है 50 मीटर, राइट। अब बोल रहा है, आपको ये सब दे दिया, ये फॉर्मूला दे दिया, बोल रहा है के एंड एन पता करिए। ए पे आपका वाइब्रेशन आया है 18,
mm पर सेकेंड, यहाँ पे b पे आया है आपका 10 mm पर सेकेंड। ठीक है, आपको बोल दिया k और n पता करो, तो सिंपल सा है, PPV बराबर क्या होता है, k d डिवाइड बाई अंडर रूट क्यू पावर n। ठीक है, तो ये PPV आपको दिया हुआ है 18, के हमको नहीं पता, मैं एक ही बात कर रहा हूं। चार्ज पर डिले है 2000 kg। डी, अब डी में सबसे बड़ा समस्या देखिएगा, डी में यहीं पे गड़बड़ होता है आदमी, यहां से फ्री फेस से इसकी दूरी है 200 मीटर, बट फ्री फेस के सामने कितना है हमको होल से देखना है, तो फ्री फेस से होल का क्या दिया हुआ बर्डन 4 मीटर, तो होल से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी 200 माइनस 4 बराबर 196। ठीक है, तो ए के लिए आपका क्या आ जाएगा, ये ए के लिए है, ठीक है, ए के लिए है, तो ये हो जाएगा 196 की पावर माइनस n। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी के लिए क्या हो जाएगा 10 के, ये हो गया अंडर 2000। ठीक, यहां आ गया आपका, अब देखो यहां से ये यहां से 200, फिर ये 50, तो ये हो गया 200 प्लस 50 250, पर होल से डिस्टेंस लेना है हमको ना, तो सामने जो आपका बर्डन दिया हुआ है 4 मीटर, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 256। क्लियर हुआ, तो यहां आ गया आपका 256 की पावर n। अब यहां पे आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर दो, a और b से, ये b है ये a है, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1.8। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस n है, तो याद करो अगर 2 की पावर माइनस 2 है, इसका मतलब होता है 1 की पावर 2 2 होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, राइट, उल्टा भी लिख सकते हैं, या a और b है तो a से b को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8, 18 डिवाइड बाई ये हो गया अंडर रूट 2000 कट गया, बराबर हो जाएगा k से k कट गया, तो ये हो जाएगा 196 256 की पावर माइनस n। ठीक है, अब क्या कर दो इसको 1.8 256 196 की पावर n, ऐसा आ जाएगा। अब लॉग लगा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लॉग लगा दो, तो लॉग 1.8 n लॉग 256 196, या ये आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, लॉग लगाने पे आ जाएगा लॉग 1.8, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस n है ना, तो अगर मैं इसको वो करूं तो ये माइनस हटाने के लिए 1.8 हो जाएगा, ये आपका 256 डिवाइड बाई 196 की पावर हो गया n। अब लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो लॉग 1.8 बराबर हो जाएगा n लॉग 256 196। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.59। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन दिख रहा है आपका, ये थोड़ा ज्यादा हौच-पौच हो गया ना, तो इस इक्वेशन पे a बराबर क्या निकाला था, यहाँ पे देखिएगा a बराबर था 1.8 बराबर k, यहाँ पे है आपका 196 की पावर अंडर रूट 2000, आ गया आपका 2.59। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करने से k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, k का वैल्यू आपका आ जाएगा 823। क्लियर हुआ, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान देखना डिस्टेंस के बारे में, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, आपको इतना सारा कहानी बनाने का कोशिश करना ही नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत लंबा हो गया, एकदम सिंपल सा तरीका, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो ये पका पकाया माल होता है। कैसे करो, एक फॉर्म बना लो सीधे, पीपीवी बराबर ये इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1.8 बराबर हो गया के, आपको डी निकाल लो 196 ए के लिए मैं देख रहा हूँ ना, ए पॉइंट के लिए अंडर रूट 2000, यहाँ पे है आपका माइनस है, ये जितने भी वैल्यू दिए हुए ना सबको पुट करके कैलकुलेटर से देख लो, जो आंसर फिट बैठेगा आंसर आ जाएगा।
राइट। इतना सब लंबा चौड़ा कहानी करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे बार बार पूछिए। ये थोड़ा हैपेजार्ड हो गया ना। पहले क्या करना है, हमने एक का निकाला, फिर बी पॉइंट का निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर लॉग ले लिया और ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन 49 गेट 2008 में आया हुआ था। ये बोल रहा है कि V बराबर 120 SD है, ठीक है, और 1.0 ये नापने का बोल रहा है। तो ये जो SD है ये स्केल डिस्टेंस है। स्केल डिस्टेंस क्या होता है आपका, D डिवाइड बाई अंडर रूट क्यू, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, V120, ठीक, ये आपका आ जाएगा स्केल डिस्टेंस, है ना। तो स्केल डिस्टेंस बराबर ये है, हो जाएगा आपका, एक सेकंड वेट करिएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो जस्ट वेट ए मिनट, राइट। तो ये स्केल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस डी बराबर हो जाता है आपका, ये स्केल डिस्टेंस क्या कहलाता है, अंडर रूट एस डी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई अंडर रूट क्यू की पावर 1.0, ठीक। अब इस पे पूछ रहा है कि अगर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप मेजर कर रहे हैं तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी 25 है, चार्ज पर डिले निकालिए। तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी 120 हो गया, 25 हो गया, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, अंडर रूट क्यू पूछा आपसे, -1.0। भाई सिंपल है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहे तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 120, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई 100, मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा 1, माइनस में था इसलिए इसको उल्टा कर दिए। तो 25 डिवाइड बाई 120, ठीक है, इंटू 100 बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पे 25 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। तो क्यू बराबर आ जाएगा आपका 434। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है, तो इसको कंप्लीट करके रखिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए कि सर ये नहीं बन रहा है या इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बार बार हेल्प करूंगा, बार बार आपकी मदद करूंगा कि किस तरह से हम लोग इसको और बना सकते हैं। और इस पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये आपके फुल लाइफ में ऐसे माइनिंग इंजीनियर आपके काम आएगा, आपको पढ़ना है। और मैं एक एक शब्द बोला हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, एक एक शब्द में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो इसको बार बार पढ़िए, सुनिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।